नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत है। आज के जो न्यूज एनालिसिस उसे हमने यहाँ पर देख लिया है और हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर आधारित एमसीक्यूज की, साथ ही मुख्य परीक्षा संबंधी प्रश्न की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है आज का हम बात करेंगे यहाँ पे, भारत के खाद्य और पोषण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि भारत में अगर आप देखें 5 वर्ष से कम उम्र के 30% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। अब ये सही है या गलत है, हमें यहाँ पे ध्यान देना है। दूसरा, भारत में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में शीर्ष 50 देशों में स्थान प्राप्त किया है। तीसरा, जैविक समृद्धि कृषि वानिकी भारत की पोषण संवेदनशील कृषि रणनीति का हिस्सा है। अब तीनों में कौन सा सही है? तो तीसरा तो सही लग रहा है कि हाँ, जो जैविक समृद्धि कृषि वानिकी है, तो बहुत आसानी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ये मामला तो खत्म हो गया। अब इन तीनों मामला यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या भारत की इतनी अच्छी इंडेक्स आ चुकी है कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज से बेहतर हो जाएगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? क्योंकि यूरोप में ही अगर आप ना कि अगर यूरोपियन यूनियन में ही 30 के आसपास देश हैं, फिर अगर आप देखेंगे और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, तो क्या ऐसी स्थिति है? एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट आएगा, हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो। साथ ही भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 30% से अधिक बच्चे कुपोषित हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देखने की सही है गलत। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जो दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में देखें। तो भारत में अगर आप देखेंगे ना, तो जो सबसे पहले तो ये जान लें कि जारी कौन करता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, GHI के बारे में बात करें तो GHI जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड के साथ मिलकर जो वेल्थ हंगर लाइफ है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसे जारी करते हैं। कौन से? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। ये वैश्विक व क्षेत्रीय स्तर पर जो भूख को मापते हैं और उसका आकलन करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोला जाता है। जिसमें अगर आप देखें बेसिकली 4 इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और जो इंडिकेटर होते हैं अंडर नरिशमेंट अर्थात कुपोषण के बारे में बात करते हैं, कुपोषण के बारे में बात करते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, बच्चों में वेस्टिंग अर्थात लंबाई के अनुसार कम वजन का होना, वेस्टिंग को देखते हैं। फिर तीसरा देखते हैं स्टंटिंग को, आयु के अनुसार कम वजन का होना। और चौथा देखते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को, IMR को, या IMR ना कहें, शिशु मृत्यु दर कहें, शिशु मृत्यु दर। अब मैंने शिशु मृत्यु दर क्यों इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहाँ पर देखा जाता है। तो यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं आएगा, IMR, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर आएगा। अब इसमें स्कोर भी देते हैं 0 से 9, 10 से 19, जो भी स्कोर रहता है। यहाँ पे भारत में जो स्थिति है स्कोर के बारे में बात करें तो भारत में इन्होंने 105 रैंक दी है। भारत की जो रैंकिंग कितनी है? 105। कितने देशों में? 125 देशों में। तो जाहिर सी बात है 50 के अंदर तो है नहीं, तो ये यहाँ पे आंकड़ा था और इस संबंध में ये वाला प्रश्न यहाँ पे पूछा था। फिर हम दूसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो बात कर रहे हैं कथन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि यह न्यायपालिका का कार्य नहीं है कि वह मीडिया द्वारा प्रकाशित ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश दे। कारण क्या रहा है? ऐसे आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अनुच्छेद 19(1) के तहत हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यह जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय न्यायपालिका कार्य नहीं है कि वह मीडिया द्वारा प्रकाश। अभी हाल में क्या हुआ था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ANI है उसके जो विकिपीडिया उसमें से हटाने की बात की थी, कुछ आर्टिकल को हटाने की बात की थी। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार नहीं, न्यायपालिका का अधिकार नहीं कि मीडिया द्वारा प्रकाशित जो ऑनलाइन सामग्री है उसको हटाने का आदेश दे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट 19(1) का पार्ट है और फंडामेंटल राइट का वायलेट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब तक कि कोई कानून में प्रावधान ना बनाया जाए। तो यहाँ पर 19(1) का भी बात कर रहे थे, सही बात है, वहाँ प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जो कथन कारण की व्याख्या कर रहा है, कथन भी सही, कारण भी सही और व्याख्या भी कर रहा है। तीसरा प्रश्न बात करेंगे भारत में प्रॉक्सी संघर्ष के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे भारत में प्रॉक्सी संघर्ष के बारे में, यहाँ पर चीज़ें हैं। अब अगर हम बात करें भारत प्रॉक्सी बार, तो आप पाएंगे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक हमले किए हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान आतंकवाद वित्त पोषण के कारण FATF की काली सूची में है। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि FATF की काली सूची में नहीं है, FATF की काली सूची में। दूसरा, अगर हम देखें भारतीय सिंधु के तहत हमले की, ये बात सही है। और तीसरा, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके बारे में कि जो जैसे मोहम्मद की जो लश्कर तैयबा प्रॉक्सी समूह है, इसके द्वारा संचालित, यह भी बात यहाँ पे सही हो जाती है। तो बेसिकली अगर आप देखें 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, काली सूची में है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अब बात करें हम FATF के बारे में बात करें।
FATF को 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था और G7 जो कंट्रीज है उनके द्वारा से प्रस्तावित किया गया था। बेसिकली अंतर सरकारी पैनल है जो दो मामलों को डील करता है। पहला मामला है धन शोधन के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन के मामले। तीसरा आतंक फंडिंग, आतंक वित्त पोषण, टेरर फंडिंग। इन दोनों मामलों को बेसिकली यहाँ पर देखता है और इसके ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इन दोनों में बेसिकली कमी की जा सके। और इसके मेंबर्स देखिए आप, FATF के टोटल 39 मेंबर्स हैं। भारत पाकिस्तान दोनों ही इसके मेंबर है और इसके पास दो लिस्ट है, एक तो ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट में देखना हाई रिस्क जो कंट्रीज होती हैं जो मॉनिटरिंग की जाती है, जिनको जैसे पाकिस्तान रह चुका है उसे ग्रे लिस्ट रखता है। ब्लैक लिस्ट में उसने रखा है, ईरान को रखा है और कोरिया को रखा है। अब इंडिया कंसर्न क्या है? इंडिया कंसर्न ये है कि पाकिस्तान को 2018-2022 तक तो रखा गया था, लेकिन अभी भी जरूरत है पाकिस्तान को जो 2022 में हटा दिया गया था उसको फिर से यहाँ पे लाने की आवश्यकता है। ये इंडिया का बेसिकली कंसर्न है। फिर हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4, भारत की प्रेस स्वतंत्रता के बारे में 2024-25 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्या आर्टिकल विचार करने की बात कर रहा है? ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भारत, यहाँ पर प्रश्न बात करें, भारत ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों में 168वें स्थान पर है। क्या ये सही है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो रैंकिंग है इसमें भारत का स्थान 161वां है। पिछले 20 वर्षों में अधिक पत्रकारों की गिरफ्तार किए गए, ये भी बात सही है। असंवैधानिक निरोध अधिनियम UAPA को प्रेस स्वतंत्रता प्रोत्साहन के लिए माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बात हो रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके बारे में बात करें, जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर प्रेस को प्रोत्साहित करने वाला माना जाता है, ऐसे स्टेटमेंट यहाँ पे ये जो बात है यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है। जो पहले स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। अब अगर हम बात करें जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में आपने जाना होगा। वह है पेरिस स्थित एक गैर लाभकारी संगठन, NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो 180 देशों को इस रैंकिंग में देता है। अब बात करता हूँ वहाँ पे 5 इंडिकेटर की कि राजनीतिक संदर्भ में कानूनी ढांचा वहाँ कैसा है, वहाँ आर्थिक सामाजिक संस्कृति संदर्भ कैसे है, पत्रकारों की सुरक्षा कितनी, इस संबंध में यहाँ पे बात होती है। अब बेसिकली जो रैंक है यहाँ पर 159 के आसपास भारत की जो रैंक रही है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें 161 के आसपास जो रैंक रही है वो कहीं ना कहीं भारत की खराब स्थिति को यहाँ पे दर्शाता है, क्योंकि जर्नलिस्ट पर जो हमले हो रहे हैं, सेडिशन और अन्य मामलों के तहत जर्नलिस्ट की गिरफ्तारी हो रही है, इस बारे में यहाँ पे बात करता है। तो प्रश्न क्रमांक बात करता है यहाँ पे, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह निर्णय दिया कि यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मीडिया हाउसों द्वारा प्रकाशित सभी डिजिटल सामग्री की निगरानी विनियमन करे। कथन यह कह रहा है, कारण क्या कह रहा है? कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रधान व प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है अगर आप देखेंगे इसमें कथन एक गलत है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह न्यायालय कर्तव्य मीडिया हाउस निगरानी करें, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है न्यायालय का, ना ऐसी कोई निगरानी करता है न्यायालय, ये केवल कार्यपालिका का काम है। और दूसरा अगर आप देखिए न्यायपालिका के अधीन नहीं आता जब तक कि कोई मामला वैसे फंडामेंटल राइट से संबंधित ना हो। दूसरा भी यहाँ पे सही है, प्रधान स्वतंत्रता की बात करता है 19(1)(a). फिर अगला प्रश्न बात करें, भारत में जलवायु परिवर्तन प्रेरित हीट वेव के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों की भागीदारी पर चर्चा की। आपको पता है अनौपचारिक क्षेत्र में लगभग 90% से अतिरिक्त जो रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है। और अगर आप देखेंगे ये जो रोजगार है जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती तापमान से प्रभावित हो रहा है। तो आपको इंट्रोडक्शन में आपको ये बातें बतानी है। दिल्ली में आई हीट वेव श्रमिकों के लिए हीट स्ट्रेस बचाने के लिए नीतिगत खामियों को उजागर यहाँ पे किया है। मुख्य भाग अगर हम देखें यहाँ पर हीट वेव का अनौपचारिक श्रमिकों पर प्रभाव अगर हम देखें क्या प्रभाव होता है, तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है, दूसरा आर्थिक हानि होती है। RBI ने कहा कि जो GDP है, अगर आप देखें GDP है उसमें 4.5% की हानि हो सकती है हीट वेव की वजह से, जो श्रमिकों की उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है, सामाजिक दक्षता कमी होती है। अब इसकी जो HAP है, ये जो प्रोग्राम बनाया गया है हीट एक्शन प्रोग्राम, इसकी भी सीमाएं अल्पकालिक राहत देता है। बाध्यकारी श्रमिक सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी यहाँ पे नहीं है। तो नीड क्या यहाँ पे है? नीड यहाँ पे है एक बाध्यकारी कानून बनाया जाए, नियम बनाया जाए, रेगुलेशन बनाया जाए और जो जवाबदेहिता है वह तय की जाए। अनिवार्य विश्राम व अवकाश और छायादार क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। श्रमिक केंद्रित शहरी नियोजन होना चाहिए, ना कि व्यापार केंद्रित शहरी नियोजन होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात की जानी चाहिए। साथ ही निष्कर्ष में बात की जानी चाहिए कि पूरे ऐसा कानूनी ढांचा बनाया जाए, ऐसा शहरी नीति का ढांचा बनाया जाए जिससे न विकास की गुणवत्ता प्रभावित हो, न श्रमिकों का जीवन प्रभावित हो, ना ही भारत के GDP प्रभावित हो। इस तरह से संतुलन बनाने की आवश्यकता यहाँ पर आपको में है। फिर अगला प्रश्न बात करेंगे, भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण का विश्लेषण करें, खासकर गलत जानकारी, आतंककारी खरीदारी के बीच में बफर मानकों और कानूनी प्रवर्तन प्रभावशीलता को बाजारों की स्थिर करने में कैसे आंका जा सकता है। इस तरह में आपको बताएं कि भारत की जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, अगर इसके बारे में देखेंगे तो भारत की जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली है वह अगर आप देखेंगे
तो सार्वजनिक सलाहकारों पर आधारित है, ना कि उसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं तक समान सबकी पहुंच होनी चाहिए। बेसिकली इस बारे में बात करता है। साथ ही मुख्य भाग में ये आर्टिकल बताया कि मुख्य भाग में चावल है, गेहूँ है, दाल, चीनी का जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही आवश्यक वस्तु एवं संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में आप यहाँ बात कर सकते हैं। उसके तहत भारत सरकार कोई वस्तु को आवश्यक वस्तु संशोधन में डाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत उसको जो होर्डिंग है वो कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत गैर कानूनी हो जाती है और उसकी होर्डिंग नहीं की जा सकती। तो इसके बारे में भी आप यहाँ बता सकते हैं। साथ ही आप बता सकते हैं व्यापारी गोदाम पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, वास्तविक समय इन्वेंट्री को मॉनिटर करने के लिए ये चीज़ यहाँ पर होती है। फिर हम निष्कर्ष में बताएंगे भारत की जो खाद्य सुरक्षा संरचना है, हालांकि आपूर्ति आवश्यक असंतुलन है समान। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो खाद्य पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार निरंतर निगरानी, कानूनी प्रवर्तन की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है, जो खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण को या खाद्य सुरक्षा के जो मूल्य हैं वो यथार्थ साबित करता है। तो आज के प्रस्तुत श्रृंखला में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।